गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, आज मैं अमित सिंह आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो हमने इंग्लिश ग्रामर पर बनाई है, जिसमें हम टॉपिक दी सेंटेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये क्लास 10th स्टैंडर्ड के लिए है और ये हमारी इंग्लिश ग्रामर की फर्स्ट वीडियो है। स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपको ना पसंद आती है तो भी आप इसमें कमेंट लिखकर मुझे ये बताइए कि आपने इस वीडियो को नापसंद क्यों किया है, क्या इसमें कमी रह गई, उसके बारे में मुझे बताइए ताकि मैं अगली वीडियो में उस चीज़ को दूर कर सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी जो हेडिंग है वो है दी सेंटेंस, मीन्स वाक्य। सभी जानते हैं कि एक वाक्य क्या होता है। नहीं पता तो यहाँ मैंने डेफिनेशन ली है। ए ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। मीन्स कोई ऐसा ग्रुप, शब्दों का ऐसा ग्रुप जिससे कोई ना कोई मतलब निकलता हो, उसे क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं, यानी कि पूर्ण वाक्य कहते हैं। जैसे हिंदी में भी दिया हुआ है, सार्थक शब्दों का समूह जो पूर्ण अर्थ बनाता है एक वाक्य कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं सेंटेंस के पार्ट्स क्या क्या होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सेंटेंस को दो भागों में बांटा जाता है, एक सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट। ठीक है, अब इन दोनों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सब्जेक्ट का मीन्स होता है कर्ता और प्रेडिकेट का मतलब होता है कर्म। ठीक है, सभी जानते हैं कि सब्जेक्ट में एक कर्ता होता है यानी कि करने वाला होता है और दूसरा कर्म होता है जो कार्य किया जाता है। ठीक है, दोनों के बारे में डिस्कशन करते हैं। चलिए, पहली हेडिंग है सब्जेक्ट। वाक्य का वह भाग जो किसी व्यक्ति या वस्तु जिसके विषय में हम बोल रहे हैं कर्ता कहलाता है। मतलब सेंटेंस का ऐसा पार्ट जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं, चाहे व्यक्ति हो या वस्तु हो, ठीक है, वो चीज़ क्या कहलाती है? सब्जेक्ट। जैसे यहाँ एग्जाम्पल लिए हैं दो, मोहन इज राइटिंग अ लेटर। तो यहाँ पे मोहन देखिए जो दिख रहा है आपको हाईलाइटेड होगा। मीन्स क्या है इसका कि मोहन एक व्यक्ति है। ठीक है, अब इसको हाईलाइटेड इसलिए किया है क्योंकि ये क्या है, इसमें सब्जेक्ट है, यानी कि ये किसी कार्य को कर रहा है तो करने वाला कौन है, यानी कि कर्ता कौन है? मोहन। ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस है ही गोज टू स्कूल। अब स्कूल जाने वाला कौन है? वह। ठीक है, तो ये दोनों क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहे हैं। मैंने नीचे भी लिखा है इसमें, इन ऊपर लिखे वाक्यों में क्रमशः मोहन तथा ही सब्जेक्ट हैं जो किसी कार्य को कर रहे हैं या जिनके बारे में कोई बात कही जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। दूसरे हैं प्रेडिकेट यानी कि कर्म। अब अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य को कर रहा है तो कोई ना कोई तो कार्य कर रहा होगा, यानी कि कुछ तो कर्म कर रहा होगा। उसके बारे में जानते हैं। देखिए, वाक्य का वह दूसरा भाग जिसके संबंध में कर्ता से हो, जिसका संबंध कर्ता से हो या जिस भाग में कर्ता के विषय में कुछ कहा जाए, वह कर्म कहलाता है। जैसे यानी कि वाक्य में कोई कर्ता है, अब वो कोई ना कोई कार्य करेगा या उसके बारे में हम कुछ बताते होंगे, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, वो चीज़ कहलाती है उसका कर्म। जैसे मोहन, मोहन तो सब्जेक्ट के रूप में हमने पढ़ लिया है, इज राइटिंग अ लेटर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये मैंने हाईलाइटेड नहीं किया है क्योंकि ये मोहन हम पहले हाईलाइटेड कर चुके हैं, इस चीज़ को हमें नहीं देखना है। कर्म की बात करेंगे, चलिए मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। कर्म यानी कि मोहन क्या कर रहा है? मोहन लेटर लिख रहा है। ठीक है, तो बात हो रही है यहाँ पे लेटर लिखने की, तो ये उसका कर्म हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट इसमें जो सेंटेंस है दूसरा, इसमें क्या है? ही गोज टू स्कूल। अब कर्म कौन सा हो रहा है? स्कूल जाने का। ठीक है, तो ये चीज कहलाती है कर्म। जैसे नीचे भी हमने डेफिनेशन लिया है। इन वाक्यों में मोहन तथा ही क्रमशः सब्जेक्ट हैं, जो कि हम पहले बता चुके हैं।
इन्हीं कर्ताओं के बारे में पत्र के लिखे जाने और स्कूल जाने की बात कही गई है, यानी कि पत्र लिखने की और स्कूल जाने की बात हो रही है, ये मैंने आपको बताया अभी। तो ये क्या है, इनका कर्म है। अतः इज राइटिंग ए लेटर तथा गोज टू स्कूल को प्रेडिकेट कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। प्रत्येक वाक्य में सब्जेक्ट पहले आता है, लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी होते हैं, यानी कि जरूरी नहीं है कि हर समय सब्जेक्ट ही सामने या पहले रखा जाए। कभी कभी कुछ सब्जेक्ट छुपे हुए भी रहते हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे कभी कभी सब्जेक्ट को प्रेडिकेट के बाद भी रखा जाता है, ये हो सकते हैं, एक्सपेक्टेशन हो सकती हैं, जरूरी नहीं है कि पहले रखा जाए। दूसरा क्या है, इम्परेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट छिपा रहता है, अतः इस प्रकार के वाक्यों में प्रायः प्रेडिकेट दिया जाता है। जैसे यानी कि इसमें सब्जेक्ट, इन जैसे सब्जेक्ट में हमको सब्जेक्ट नहीं दिखेगा, छुपा रहता है, इसमें सिर्फ प्रेडिकेट से ही हम समझ लेते हैं। जैसे आपके सामने कोई व्यक्ति है, तो आप जरूरी नहीं कि उसका नाम लें या मतलब उससे कुछ भी कहें, आप सीधे बोल सकते हैं सिट डाउन प्लीज, यानी कि बैठ जाओ। तो अब यहाँ पे बात किसकी हो रही है कि जो व्यक्ति आपके सामने खड़ा है उसकी, चाहे वो कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट क्या छुपा हुआ है, तुम, यानी कि यू। ठीक, दूसरा सेंटेंस है थैंक यू। अब थैंक यू आप किसी ना किसी को तो बोलेंगे, ठीक है, या किसी के, कोई व्यक्ति आपकी जो मदद करेगा आप उसको बोलेंगे। तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट क्या छिपा हुआ है, आई, यानी कि बोल कौन रहा है थैंक यू, मैं। ठीक, नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब सब्जेक्ट के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, यानी कि कर्ता के बारे में थोड़ा सा और डीपली डिस्कशन करते हैं। बेसिकली सब्जेक्ट के दो भाग होते हैं, पहला हेड वर्ड, दूसरा क्वालिफायर। ठीक है, तो फर्स्ट हेड वर्ड जो होता है डियर स्टूडेंट, यानी कि जो मुख्य वाक्य हो, मुख्य वर्ड होता है, ठीक है, मुख्य शब्द जिसे कहते हैं, वो जो होता है वो क्या है, जैसे किसी वाक्य का मुख्य सब्जेक्ट होता है, जैसे किसी वाक्य का जो मुख्य सब्जेक्ट होता है, यानी कि जो मेन उसका सब्जेक्ट होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, हेड वर्ड, यानी कि वो मुख्य शब्द हमारा कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, ए बॉय रन्स। अब इसमें जो मुख्य सब्जेक्ट है वो क्या है, ए बॉय। ठीक है, जो एक लड़का जो है उसके बारे में डिस्कशन, यानी कि जोर दिया गया है। तो इस सब्जेक्ट में क्या, सॉरी, इस सेंटेंस में बॉय जो है वो हेड वर्ड कहलाता है। दूसरे होते हैं क्वालिफायर, जो शब्द मुख्यकर्ता के संबंध में कुछ बताता है। जैसे अब यहाँ पे रन्स की बात हो रही है, अब बात क्या हो रही है कि लड़का दौड़ रहा है, तो ये जो रन्स शब्द आया है ये लड़के के बारे में दौड़ने की प्रक्रिया को बता रहा है, यानी कि इसकी विशेषता बता रहा है। तो ऐसे जो शब्द होते हैं जो किसी सब्जेक्ट की, यानी कि कर्ता की किसी प्रकार की विशेषता को दर्शाएं, वो कहलाते हैं क्वालिफायर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, इसका एक एग्जांपल भी देखते हैं। जैसे द सन सन साइंस, यहाँ पर सन जो है वो मुख्य करता है, यानी कि मेन सब्जेक्ट है। ठीक है, मेन वो सॉरी हेड वर्ड है, लेकिन जो साइन है या जो द है वो क्या बता रहा है, इसकी विशेषता। ठीक है, तो इसका जो द यहाँ सब यूज हुआ है ये क्या है, क्वालिफायर। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वालिफायर का विभाजन। क्वालिफायर को भी डिवाइड किया गया है। ए क्या है, डिटरमाइनर, यानी कि पहले भाग में डिटरमाइनर इसमें होते हैं। जैसे जो वाक्यांश सब्जेक्ट का निश्चित करता है उसे हम डिटरमाइनर कहते हैं। जैसे ये यंग बॉय केम, यहाँ पर ए जो है वो डिटरमाइनर है। डिटरमाइनर क्या कर रहा है, एक लड़का, यानी कि जो एक लड़का है उसको दर्शा रहा है, डिटरमाइन कर रहा है। ठीक है, यानी कि निश्चित रूप से उसको बता रहा है कि कितने व्यक्ति हैं, एक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ए डिटरमाइनर है, क्योंकि वह मुख्य कर्ता बॉय को निश्चित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एडजेक्टिव, सेकेंड पार्ट इसके क्वालिफायर के। जो शब्द किसी सब्जेक्ट की विशेषता बताते हैं उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे ए ब्यूटीफुल बर्ड इज फ्लाइंग। अब यहाँ पर ब्यूटीफुल जो शब्द यूज किया गया है वो किसके लिए यूज किया गया है, किसी चिड़िया के लिए। चिड़िया जो कि क्या है, सुंदर है, यानी कि यहाँ पर
एडजेक्टिव कौन हो गया? ब्यूटीफुल, क्योंकि ये किसी चिड़िया की विशेषता को बता रहा है। विशेष बात क्या है कि चिड़िया कैसी है? ब्यूटीफुल है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। नेक्स्ट आगे देखते हैं। IT यानी कि इट तथा देयर का प्रयोग। कभी कभी IT तथा देयर का प्रयोग भी नाउन की भांति होता है। ठीक है, कभी कभी कुछ केसेस में इसका उपयोग हो जाता है, जैसे समय, दूरी, मौसम आदि को बताने के लिए इट का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर बारिश होने वाली है तो हम क्या करते हैं? इट इज़ रेन टुडे। ठीक है, नेक्स्ट कभी मान लीजिए और भी सेंटेंसेस हो सकते हैं, जैसे अगर कभी बहुत अधिक गर्मी हो रही है तो आप कह सकते हैं इट्स वेरी हॉट। तो इस प्रकार के जो सब्जेक्ट सेंटेंसेस होते हैं, इनमें कभी कभी इट का उपयोग भी नाउन के रूप में किया जा सकता है। सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए इट का प्रयोग करते हैं। इस तरह इट तथा देयर को सब्जेक्ट की तरह प्रयोग कर सकते हैं। इट का प्रयोग इम्पर्सनल या नेचुरल और देयर का प्रयोग इंट्रोडक्टरी के रूप में हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है सेंटेंस का, वो है प्रेडिकेट। ठीक है, जैसे हमने अभी शुरुआत में पढ़ा, फिर प्रेडिकेट के बारे में भी थोड़ा विस्तार से जानते हैं। जैसे सब्जेक्ट की भांति प्रेडिकेट को भी विभाजित किया जाता है। इसके 3 पार्ट हैं, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, उदाहरण जैसे राम बाउट ए हाउस। अब यहाँ पे आप देखें तो तीनों लोग हैं, तीनों पार्ट इसमें हैं। जैसे राम क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, बाउट क्या हो गई? वर्ब, और ए हाउस क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट इस सेंटेंस में इन तीनों चीज़ों के बारे में बताया गया है। जैसे नीचे भी लिखा हुआ है हमने, यहाँ राम सब्जेक्ट है तथा बाउट ए हाउस प्रेडिकेट है। अब ये पूरा हिस्सा तो प्रेडिकेट हो गया, लेकिन प्रेडिकेट के 3 भाग होते हैं। ठीक है, तब ये चीज़ें अलग अलग करके डिफाइन की जाएंगी। इसे हम फिर 2 भागों में बांट सकते हैं। वर्ब बाउट हो गई एंड ऑब्जेक्ट ए हाउस हो गया, जो मैंने आपको भी बताया। दूसरा सेंटेंस है राम इज ए गुड प्लेयर। अब यहाँ क्या है? राम तो सब्जेक्ट हो गया, इज ए गुड प्लेयर पूरा प्रेडिकेट हो गया, लेकिन इसके भी 2 भाग होंगे, क्योंकि इज क्या है यहाँ पे? वर्ब के रूप में इस्तेमाल होगी, और ए गुड प्लेयर क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जेक्ट का विभाजन। अब ऑब्जेक्ट को भी 2 भागों में बांट दिया गया है। पहला क्या है? डायरेक्ट, और दूसरा क्या है? इनडायरेक्ट। ठीक है, पहले देखते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से वस्तु का बोध होता है। क्या का प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे मान लो यहाँ एक एग्जाम्पल हमने लिया है, राम गेव मी अ बुक। अब जैसे कि इसमें बताया जा रहा है, ऐसा कोई प्रश्न अगर हम इसमें करते हैं जिसको क्या से संबंध रखता हो, उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्रश्न हो सकता है कि राम ने क्या दिया। ठीक है, राम ने मुझे क्या दिया, हमने यहाँ पे लिया भी है। तो इसमें उत्तर में क्या आ सकता है? ए बुक, यानी कि क्या दी उसने? किताब दी। तो ये क्या होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरे हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से किसी व्यक्ति का बोध होता है। जैसे किसको का प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, मोहन सेंट मी अ लेटर। मोहन ने मुझे लेटर भेजा। अब यहाँ प्रश्न आ सकता है कि किसको भेजा। तो किसको जो प्रश्न है इसमें हम आंसर ले सकते हैं मी, किसे भेजा? मुझे। तो इस प्रकार के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।